हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से। स्टूडेंट्स, हमने पिछले टर्न पे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टिश्यू के समूह को टिश्यू सिस्टम कहते हैं, यानी कि एक पादप को बनाने के लिए विभिन्न टिश्यू सिस्टम एकत्रित होकर काम करते हैं और पूरे पादप की संरचना बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: ऊतकों का वह समूह है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करता है, वह ऊतक तंत्र कहलाता है। सेक्स नाम के बॉटनिस्ट ने 1875 में स्थिति के आधार पर, यानी पौधे में उसकी पोजीशन क्या है उसके आधार पर ऊतक तंत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला त्वचीय ऊतक तंत्र यानी डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा भरण ऊतक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा संवहन ऊतक तंत्र यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अर्थात यदि हम प्लांट के किसी ऑर्गन की या पार्ट की एग्जाम्पल स्टेम, रूट, लीफ काट कर उसके सेक्शन को देखें, उसकी एनाटॉमी को स्टडी करें, तो अगर हम तने की बात करें तो तने में मुख्यतया 3 भाग या 3 टिश्यू सिस्टम दिखाई देंगे। पहला त्वचीय ऊतक तंत्र, यानी कि जो कि डर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहलाता है, यानी कि वो एपिडर्मिस या जो बाहरी परत है उससे रिलेटेड है। दूसरा भरण ऊतक तंत्र, यानी उसका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि कोर्टेक्स जो उसका है वह भरण ऊतक तंत्र कहलाता है। और जो संवहन ऊतक तंत्र है उसमें मुख्यतया संवहन ऊतकों को, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। हेबरलैंड ने 1914 में कार्य के आधार पर ऊतक तंत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया: अवशोषण ऊतक तंत्र यानी एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम जो कि अवशोषण का कार्य करेगा, संचयी ऊतक तंत्र यानी स्टोरेज टिश्यू सिस्टम जो कि संचय करने का काम करेगा, और तीसरा यांत्रिक ऊतक तंत्र जो कि मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम यानी कि जो यांत्रिक सहायता यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेगा। ये 2 वर्गीकरण मुख्यतया प्लांट टिश्यू सिस्टम को लेकर दिए गए हैं, परंतु जो सेक्स द्वारा वर्गीकरण दिया गया था उसी को ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत हम इन तीनों टिश्यू सिस्टम को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है डर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको हम त्वचीय ऊतक तंत्र भी कहते हैं। यह मुख्यतया जो है एपिडर्मिस से निर्मित होता है, यानी यहाँ बाह्य त्वचा या अधिचर्म जो है वो प्रमुख ऊतक के रूप में विद्यमान है, और जड़ों की बाह्य त्वचा को हम एपिब्लेमा कहते हैं। ये अक्सर 1 सेंटेंस वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि जड़ों की बाह्य त्वचा को क्या कहा जाता है। तो जड़ों की जो बाह्य त्वचा है उसको एपिब्लेमा कहा जाता है। स्टेम में उसे ही एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि एपिडर्मिस का बना है वह पौधे को सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम बात करते हैं बाह्य त्वचा की उत्पत्ति एवं संरचना। बाह्य त्वचा की जो उत्पत्ति है वो शीर्षस्थ विभाज्योतकी कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत से मानी गई है, जिसे त्वचाजन या डर्मेटोजन भी कहते हैं। यानी जो एपिकल मेरिस्टेम है उनकी सेल्स, यानी कि उनकी सबसे बाहरी परत वाली कोशिकाएं जिन्हें त्वचाजन कहा जाता है, उससे बाह्य त्वचा की उत्पत्ति हुई है। सामान्यतया पौधे में एपिडर्मिस की मोटाई केवल 1 पंक्तिक होती है, किंतु नीरियम यानी कनेर व फाइकस यानी जो बरगद है उसमें बाह्य त्वचा की मोटाई 1 से अधिक पंक्तियों की होती है। यह डर्मेटोजन सेल्स की परिणतिक विभाजन से बहुपंक्तिक बनती है। परिणतिक और अपनतिक विभाजन 2 तरह के विभाजन होते हैं। परिणतिक विभाजन यानी परतों में जो डिवीजन हो, यानी जिससे परतें बने एक के ऊपर एक, वह परिणतिक डिवीजन कहलाता है। और जिससे एक ही लेयर में विभाजन हो वो
एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन कहलाता है। तो जो ये मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस बनती है, यानी बहुपंक्तिक जो एपिडर्मिस बनती है, वो परिणतिक विभाजन से बनती है। ऑर्किड्स की अधिपादपीय जड़ें जो हैं उनकी बाह्य त्वचा बहुस्तरीय होती है और इनमें विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे वेलेमन कहते हैं। वेलेमन पर भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वेलेमन का कार्य वातावरण में उपस्थित जल वाष्प एवं नमी का अवशोषण कर पौधे की जलापूर्ति को पूरी करता है, यानी ये आर्द्रताग्राही कोशिकाएं हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधों के कुछ हिस्से जैसे पत्तियां, दलपत्र, पेटल्स, अंडाशय व बीजांड में समव्यासी हो सकती हैं, जबकि तने, पर्णवृंत व मोनोकोट्स पौधों की पत्तियों में यह आयताकार व चपटी होती हैं। ये एपिडर्मिस की साइज शेप के बारे में बात है। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वह आयताकार व चपटी हो सकती हैं या समव्यासी हो सकती हैं। कुछ पादप कुलों जैसे ग्रैमिनी के सदस्यों के बाह्य त्वचा उत्तक में सिलिका तथा कॉर्क कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यानी कुछ पादप कुल यानी कुछ फैमिलीज, ग्रैमिनी जो कि मोनोकोट फैमिली है, उसकी एपिडर्मिस में सिलिका तथा कॉर्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कुल के कुछ अन्य सदस्यों जैसे पोआ व ट्रिटिकम यानी गेहूं की पत्तियों में उपस्थित एपिडर्मिस में कुछ सेल्स बड़ी साइज की पाई जाती हैं, जिन्हें मोटर सेल्स या बुलिफॉर्म सेल्स भी कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकोट की एपिडर्मिस में उपस्थित कुछ बड़ी साइज की सेल्स हैं। ये आर्द्रताग्राही होती हैं, अधिक तेज धूप व शुष्कता में पत्तियों के रोलिंग में सहायक होती हैं। एपिडर्मिस की सेल्स मृदुतक होती हैं। पुष्पों के दलपत्रों में तथा कुछ पौधे जैसे गाजर की जड़ों में कोशिका के रस में घुले हुए वर्णक एंथोसाइनिन, कैरोटीन व ज़ैंथोफिल भी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। प्राय एपिडर्मिस की कोशिकाओं की सतह में एक रूपता पाई जाती है, पर स्टोमेटा यानी रंध्र व लेंटिसिल्स की उपस्थिति के कारण इनमें व्यवधान पाया जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का निक्षेपण भी पाया जाता है तथा रोम यानी हेयर्स आदि उपांग भी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। अतः एपिडर्मिस में निम्न प्रकार की प्रमुख संरचनाएं देखने को मिलती है या प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। ए है क्यूटिकल, बी है स्टोमेटा यानी रंध्र और सी हेयर्स। तो ये तीन प्रमुख संरचनाएं हैं जो कि अक्सर एपिडर्मिस पर पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्यूटिकल की, जिसे हम उपचर्म कहते हैं। उपचर्म जो है एक सुरक्षात्मक परत है। ज़ीरोफाइट्स में क्यूटिकल की परत मोटी पाई जाती है। इसमें लिग्निन, क्यूटीन, मोम, गोंद, सिलिका आदि का निक्षेपण पाया जाता है। दूसरा जो इसका संरचना जो एपिडर्मिस में पाई जाती है वो है रंध्र यानी कि स्टोमेटा। ये एपिडर्मिस परत की विशेष इकाई होते हैं। ये दो प्रकार की रक्षक कोशिकाओं या द्वार कोशिकाओं से घुरे हुए छिद्र को रंध्र कहते हैं। डाइकोट में ये सेल्स वृत्ताकार होती हैं और मोनोकोट्स में ये डम्बेल शेप्ड होती हैं। जो चित्र में दर्शा रखा है वो एक डाइकोट का स्टोमेटा है और दूसरी तरफ मोनोकोट प्लांट्स में पाए जाने वाले स्टोमेटा दर्शाया हुआ है। इनका वितरण यानी स्टोमेटा का वितरण कहाँ कहाँ स्टोमेटा पाए जाते हैं। वायवीय हरे व कोमल भागों पर मिलते हैं, परंतु पत्तियों पर आवश्यक रूप से व अधिक संख्या में मिलते हैं। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर विभिन्न संवहनी पौधों की पत्तियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। पहला, ऊपरी रंध्री यानी जब केवल पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाएं, एग्जाम्पल कमल की पत्ती। दूसरा है अधोरंध्री हाइपोस्टोमल, इनमें केवल पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, एग्जाम्पल कनेर या नेरियम। तीसरा है उभयरंध्री, इन पौधों में पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का इत्यादि। अरंध्री यानी एस्टोमेटल, इनमें रंध्र नहीं पाए जाते, एग्जाम्पल अधिकांश हाइड्रोफाइट्स यानी जलीय पौधे व पराश्रयी पौधे। ये थी बात स्टोमेटा के वितरण की। तीसरा जो स्ट्रक्चर एपिडर्मिस पर पाया जाता है वो है हेयर्स या रोम। विभिन्न पौधों में त्वचा की सतह पर सभी पादपों में रोमिल उपांग पाए जाते हैं यानी हेयर्स पाए जाते हैं।
ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, अल्पजीवी या दीर्घजीवी हो सकते हैं, यानी कि ये संरचना में सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्ड हो सकते हैं। अल्पजीवी यानी कुछ समय जीवित रहने वाले, या दीर्घजीवी यानी बहुत लंबे समय तक उपस्थित रहने वाले हो सकते हैं। विभिन्न पौधों में रोम की आकृति एवं संरचना तथा इसकी अन्य विविधताएं वर्गीकरण के लिए एक आवश्यक लक्षण माना गया है, यानी हेयर्स की उपस्थिति, उनकी आकृति एवं संरचना क्लासिफिकेशन के लिए एक आवश्यक लक्षण माना गया है। अपहॉफ 1962 यानी अपहॉफ नाम के वैज्ञानिक 1962 के अनुसार वेस्कुलर प्लांट्स यानी संवहन पादपों में दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं, ग्रंथिल रोम और अग्रंथिल रोम, यानी ग्लैंडुलर हेयर्स और नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स। ग्रंथिल रोम, इन रोमों के आधारीय भागों में स्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इन हेयर्स में ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, स्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इनको भी दो उप श्रेणियों में बांटा गया है। एक कोशिकीय रोम, यानी इनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है जो स्राव का कार्य करती है। पुष्प के जायांग के वृत्तिकाग्र पर यह उभार के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा बहुकोशिकीय रोम, यानी पाचक ग्रंथियां जो कीटभक्षी पौधे जैसे ड्रोसेरा, निपेंथिस आदि में पाई जाती हैं। तीसरा है छत्रिकाकार रोम। इनके ऊपरी सिरे पर एक छतरी जैसी फैली हुई संरचना होती है जो कि एपिडर्मिस की परत में एक फुट की सहायता से धसी रहती है। एग्जाम्पल बिच्छू बूटी, जिसे अर्टिका कहा जाता है। ये थे ग्रंथिल रोम के बारे में। दूसरा है अग्रंथिल रोम, यानी कि जैसा शाब्दिक अर्थ से प्रतीत हो रहा है कि इनके आधारी भागों में स्रावी ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। इनमें स्रावी संरचना या ग्लैंड्स अनुपस्थित होती हैं। कोशिकाओं की संख्या एवं आकृति के आधार पर इनको भी निम्न उपश्रेणियों में बांटा गया है। एक कोशिकीय रोम, यह रोमिल संरचनाएं कुछ बाह्य त्वचा कोशिकाओं के सुदीर्घित हो जाने से बनती है तथा केवल एक कोशिका के द्वारा ही बनती है। एग्जाम्पल लेंटाना, यानी लेंटाना में इस तरह के हेयर्स उपस्थित होते हैं। बहुकोशिकीय रोम, यहाँ रोम का निर्माण करने वाली सेल्स विभाजित हो जाती हैं, अतः दो कोशिकाएं मिलकर ये हेयर बनाती है। एग्जाम्पल चौलाई का अगर हम सेक्शन काटें तो इस तरह के बहुकोशिक रोम उसमें देखे जा सकते हैं। और बहुकोशिक रोम भी आगे चलकर दो प्रकार के हो सकते हैं, अशाखित जिनमें शाखन नहीं होता, एग्जाम्पल टमाटर, और दूसरा शाखित यानी रोम की सेल्स में शाखन पाया जाता है, एग्जाम्पल गॉसिपियम और सीडा। अंततः हम बात करते हैं फंक्शंस एपिडर्मिस के क्या हैं, यानी बाह्य त्वचा के कार्य क्या हैं। पहला है ये सुरक्षात्मक परत है, यानी यह सुरक्षा करती है इंसेक्ट से और विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों से। दूसरा, बाह्य त्वचा पर उपस्थित रोम मोम, तेलीय पदार्थ, क्यूटिकल आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। तीसरा, रंध्र उपस्थित होने के कारण वाष्पोत्सर्जन व गैसीय विनिमय का कार्य भी एपिडर्मिस से ही होता है। चौथा, कुछ पौधों में दंशीय रोम इसको शाकाहारी पशुओं से रक्षा करते हैं। और पांचवा जो कार्य है, मोनोकोट्स में एपिडर्मिस में उपस्थित बुलिफॉर्म सेल्स विपरीत परिस्थितियों में पत्ती को भीतर की ओर मुड़ने में सहायता प्रदान करती है। इस तरह से जो पहला टिश्यू सिस्टम है, जिसे हम डर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, आज यहीं ख़त्म होता है। अगली टर्म पे हम बात करेंगे बचे हुए दो टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थैंक यू।